हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लेके आए हैं कि आज के न्यूज़पेपर के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, हिंदू के अंदर, तेजस के अंदर, दैनिक भास्कर और पत्रिका के अंदर आज के हिसाब से हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के हिसाब से कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के न्यूज़पेपर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी न्यूज़ है आज के न्यूज़पेपर में वो है लेबर कोड रिफॉर्म हुए हैं। लेबर कोड रिफॉर्म होता क्या है? लेबर कोड रिफॉर्म ये होता है जैसे कि सबसे पहले हम देखते हैं लेबर कोड रिफॉर्म होते क्या है और इनकी जरूरत क्या है। लेबर कोड जो हमारे देश के अंदर बने हुए हैं वो बने हुए हैं ब्रिटिशर्स के टाइम के लेबर कोड मिले हुए। कोई 1860 का बना हुआ है, कोई 1875 का बना हुआ है, कोई 1920 का बना हुआ है, कोई 1922 का बना हुआ है, बॉयलर एक्ट कब का बना हुआ है, इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट कब के बने। तो वो उस टाइम के हिसाब से सही थे, लेकिन आज के हिसाब से उनकी प्रासंगिकता क्या कम होती जा रही है। तो आज के मॉडर्न डे के हिसाब से, आज की इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन लेबर कोड को रिफॉर्म किया है। तो ये बोलते हैं इंडस्ट्री के रिवॉल्यूशन के अंदर सबसे ज्यादा लेबर का रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है। तो हम देखेंगे आज के न्यूज़पेपर्स के अंदर जो है, हर न्यूज़पेपर की मेन हेडिंग लेबर लॉ ही है। तो इसके अंदर कौन से सबसे पहले हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट है पहले ये समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहले कौन से 4 लेबर लॉज सरकार ने इंप्लीमेंट किए हैं। तो आपको याद होने चाहिए 4 लेबर लॉज के नाम। तो सबसे पहले 4 लेबर कोड कौन से हैं? कोड ऑन वेज, मतलब आपकी तनख्वाह से रिलेटेड जो है। दूसरा है कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशन ये होता है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के अंदर रिलेशन। फैक्ट्री मालिक के और फैक्ट्री के मजदूर के बीच में रिलेशन कैसे हो, ज्यादा अच्छे रिलेशन हो, सारे के सारे बुरे रिलेशन नहीं हो। इसके लिए सरकार के रूल्स बनाती है कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय को ये मिलेगा, एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर ध्यान रखेगा, उसको कपड़े देगा, उसकी सेफ्टी का ध्यान रखेगा, उसकी हेल्थ का ध्यान रखेगा, उतनी तारीख को उसको सैलरी मिलेगी। इन सब चीजें से प्रिकॉशन देते हैं ताकि लेबर्स के अंदर के आक्रोश पैदा नहीं हो। आपने देखा हुआ बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मानेसर के अंदर मारुति सुजुकी के प्लांट के अंदर थोड़े दिन, 1 डेढ़ साल पहले एक घटना हुई थी जहाँ पे लेबर्स ने क्या मैनेजरल पोस्ट के सभी लोगों को मार मार दिया था, जिंदा जला दिया था। फिर पहले हमने देखे तूतीकोरन के अंदर, बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि जब भी लेबर के अंदर आक्रोश होता है, उनको टाइम पे उनकी सुविधाएं नहीं मिलती, उनको सैलरी नहीं मिलती, तो उनके अंदर एक मैनेजमेंट के बीच में और लेबर के बीच में एक घर्षण पैदा हो जाता है। और फ्रिक्शन एंड में क्या रिजल्ट क्या आता है, इसके अंदर क्या बहुत ब्लड बात होती है। तो इन सब चीजों की तो इंडस्ट्रियल रिलेशन दूसरा कोड है। तीसरा कोड कौन सा है? तीसरा लॉ कौन सा है? सोशल सिक्योरिटी एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तीसरा है सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी होती क्या है? पहली बात तो ये समझेंगे सोशल सिक्योरिटी का एक्ट का मतलब क्या है। सोशल सिक्योरिटी लॉ का मतलब है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई की सोशल वेलफेयर का ध्यान रखेगा। अब ये सोशल वेलफेयर होती क्या है? सोशल वेलफेयर के अंदर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की हेल्थ का ध्यान रखेगा। हेल्थ का ध्यान कैसे रखेगा? तो उसको इंश्योरेंस करा के देगा। इंश्योरेंस कहाँ होता है? ईएसआईसी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। तो हर महीने के महीने उसके इंश्योरेंस के पैसे देगा ताकि कल ने मजदूर के कहीं भी दिक्कत आए, उसके हेल्थ में कोई दिक्कत आए, उसको कोई किडनी की दिक्कत आए, कोई लीवर की दिक्कत आए, कोई हाथ कट जाए, उसका पैर कट जाए, तो उसको इलाज मुफ्त में मिल सके ईएसआई हॉस्पिटल के अंदर। तो उसको हर महीने महीने उसके ईएसआई में कंट्रीब्यूशन देगा। फिर दूसरा क्या है? हेल्थ। हेल्थ के बाद में एजुकेशन, उनका टाइम टू टाइम उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करेगा एम्प्लॉयर। फिर क्या है? सोशल सिक्योरिटी के अंदर पेंशन के काम करेगा, ग्रेचुइटी का काम करेगा, उनको टाइम टू टाइम उनका पीएफ प्रोविडेंट फंड जमा कराएगा। ये सब चीजें मिलके, ये सब इसलिए होता है, सोशल सिक्योरिटी का मतलब होता है आज नहीं, आज के बाद में भी उस जो भी लेबर है उसका वेलफेयर चलता रहे, इसलिए होता है सोशल सिक्योरिटी। और आखिरी है सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तीन चीजें हैं इसके अंदर। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी क्या होती है? बहुत सारी इंडस्ट्री हमारे देश के अंदर सरकार ने क्या है, उनको नोमेनक्लेचर कैसे कर रखा है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कैटेगरी में हजार्डस। हजार्डस इंडस्ट्री, हजार्डस इंडस्ट्री होती है जहाँ पे जहरीली या तो गैस से रिलेटेड काम हो, या फिर केमिकल पॉइजनस केमिकल से रिलेटेड काम हो, या फिर हाई लेवल पे ऐसे केमिकल हो जिनके कारण डेथ हो सकती है। तो उनको कैटेगराइज कर देती है सरकार हजार्डस फैक्ट्री। तो हजार्डस फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले लोगों के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, एक्स्ट्रा उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करना था, उनके लिए अलग से कोड है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी के अंदर ये भी आती है कि भाई सैनिटेशन पे ध्यान दिया जाए वर्कर के। ठीक है। हेल्थ, हेल्थ के बारे में मैंने आपको बताया। एंड
वर्किंग कंडीशन का मतलब एक भी जो भी लेबर है उसको एक सम्मानजनक वर्किंग कंडीशन दी जाए, उसको रेस्ट के लिए एक जगह मिलनी चाहिए, उसको खाना खाने के लिए अलग से मेस होनी चाहिए, उसके एंटरटेनमेंट के अलग से जगह होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल लॉ के अंदर लिखी हुई है कि जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पे क्या है, उनके लिए पंखे की व्यवस्था होनी चाहिए। फ्लोर के ऊपर जहाँ पे काम कर रहा है वहाँ पे क्या ज़्यादा गंदगी नहीं होनी चाहिए, सैनिटाइज्ड होनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत सारे लेबर कोड है, यदि आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल एक्ट पढ़ेंगे या फिर फैक्ट्री एक्ट पढ़ेंगे या फिर बॉयलर्स एक्ट पढ़ेंगे, ये सब एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या सुविधाएं एक लेबर को मिलनी चाहिए। ये सब कोड के अंदर लिखा है। तो सरकार ने 4 नए कोड लेके आई है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन 4 कोड के नाम। कोड ऑन वेजेस, तनख्वाह से रिलेटेड है। कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, तीसरा क्या है सोशल सिक्योरिटी, और चौथा क्या ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अब इनके अंदर हजारों के हजारों की संख्या के अंदर चेंजेस हुए हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट जिनका सरकार प्रचार प्रसार कर रही है हम उनको देख लेते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे कोड ही चेंज हुए हैं। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सरकार ने जो हर न्यूज़पेपर के अंदर कवर हुआ उसके अंदर जो मेन हेडलाइन है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले बोले फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। फॉर्मलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ये हेड ये है इंडियन एक्सप्रेस की हेडिंग है। फॉर्मलाइजेशन ऑफ लेबर का मतलब होता है लेबर जो पहले इनफॉर्मल असंगठित क्षेत्र के अंदर काम कर रही थी, अब उनको सबको संगठित क्षेत्र के अंदर लेके आया जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है असंगठित क्षेत्र के अंदर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर क्या होता है, लेबर को कोई भी वेलफेयर की एक्टिविटी के अंदर उसको शामिल नहीं किया जाता। वेलफेयर एक्टिविटी लेबर की क्या होगी? सैलरी के अलावा उसका ईएसआईसी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसका, उसकी फैमिली, उसके माँ बाप बीवी बच्चों का, ये होता है एक वेलफेयर। दूसरा वेलफेयर होता है उसका प्रोविडेंट फंड, जो कि धीरे धीरे जमा होता है, इतना ही कंट्रीब्यूशन सरकार देती है, या फिर एम्प्लॉय जो कि मालिक होता है वो देता है, और ये सब मिलकर उसकी जमा पूंजी बनती है। एक ग्रेचुइटी होती है, और क्या होता है उसका पीएफ कटने वाला होता है। ये सब चीजें वेलफेयर के है कि सिर्फ संगठित क्षेत्र के अंदर मिलती है। असंगठित क्षेत्र के अंदर आप 10,000 रुपये महीने में काम कर रहे हैं, 5,000 में कर रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता, कल ना उसका हाथ भी कट जाए, पैर भी कट जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई डेथ भी हो जाए, तो किसी से कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो फॉर्मल लेबर होता है उसको हर चीज का बेनिफिट मिलता है। तो एक ये है फॉर्मलाइजेशन। ऑफ पहले क्या होता है, कोई मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं था। अपॉइंटमेंट लेटर ही नहीं है तो किसी की कोई लाइबिलिटी भी नहीं है। कल किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मजदूर मर जाता है, यदि वो असंगठित क्षेत्र की, तो मजदूर को कुछ भी रुपए नहीं मिलने वाले। लेकिन जैसे ही उसको मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, तो नए एक्ट के अंदर क्या गया, मैंडेटरी आपको अपॉइंटमेंट लेटर देना है। ठीक, ऑल द वर्कर टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, जॉब सिक्योरिटी एंड फॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले क्या है, यदि आप कहीं भी काम करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉयर को देना जरूरी है, यदि वो रजिस्टर्ड फर्म है तो। पहले ऐसा जरूरी नहीं था, पहला सुधार ही है। दूसरा सुधार सोशल सिक्योरिटी में क्या क्या है? सोशल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर क्या है? सोशल सिक्योरिटी पहले गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, और ये 3 नई टर्मिनोलॉजी है। सोशल सिक्योरिटी, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, वर्कर दैट आर नॉट कवर इन द सोशल सिक्योरिटी। ये कौन होते हैं? गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर वो होते हैं जो कि एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं, जो कभी मालिक से मिलते नहीं है, और वो हमेशा उनका इंटरेक्शन हमेशा प्लेटफॉर्म के साथ होता है। फॉर एग्जांपल जोमेटो के अंदर काम करने वाला एम्प्लॉय, स्विगी के अंदर कोई काम करने वाला डिलीवरी बॉय है, या फिर अमेजन के अंदर काम करने वाला कोई डिलीवरी बॉय है, ये सभी के सभी एक प्लेटफॉर्म के लिए काम करते हैं। तो इनके लिए इन प्लेटफॉर्म वालों ने क्या दिमाग लगा के बोला कि ये हमारे पार्टनर हैं, ये हमारे पर पार्टनरशिप बेसिस पे काम करते हैं, 2 घंटे 3 घंटे काम करते हैं पार्टनरशिप बेसिस पे, कोई उबर के अंदर गाड़ी चला रहा है, तो इनको हम क्या सोशल सिक्योरिटी क्यों दें? हर कंपनी ये चाहती है कि अपना प्रॉफिट मैक्सिमम किया जाए। प्रॉफिट मैक्सिमम के लिए कंपनी चाहती है कि एम्प्लॉय को, उसके लेबर को कम से कम पैसा दे एम्प्लॉयर, मालिक। तो उन चीजों में बचने के लिए सबसे बड़ा इनको बचाव का तरीका होता है इनको अपना पार्टनर बना दो। पार्टनर बनाने के बाद ना सोशल सिक्योरिटी देना है, ना पीएफ देना, ना इनके इंश्योरेंस का करानी, ना ग्रेचुइटी देनी, कुछ नहीं देना। लेकिन अब सरकार ने कहा क्या है कि हम हर गिग वर्कर को, एक प्लेटफॉर्म वर्कर को सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर करेंगे। सोशल सिक्योरिटी के अंदर कवर कैसे करेंगे? अब इसके लिए सरकार ने एक फंड बनाया है स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और इनका सीएसआर आएगा। तो इनका जो बड़ी बड़ी कंपनियां, इनके थ्रू उनका वेलफेयर होगा। ठीक है। तीसरा क्या है? मिनिमम वेजेस। अब क्या है? कोड ऑन वेजेस इंट्रोड्यूस कॉन्सेप्ट ऑफ द फ्लोर वेज। फ्लोर वेज क्या होता है? फ्लोर वेज वो होता है जैसे फ्लोर, फ्लोर मतलब जमीन, जमीन से नीचे कुछ नहीं होता। तो फ्लोर वेज का सीधा सीधा मतलब है आपको मिनिमम वेजेस देने ही पड़ेंगे। यदि राजस्थान स्टेट के अंदर मिनिमम वेज है 10,000 रुपए, तो आपको मिनिमम वेज 10,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। कोई भी
यदि आपके यहाँ कोई भी काम करता है तो उससे ज़्यादा कितना दे रहे हैं उससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है, यदि लेकिन आपको मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे। तो फ्लोर वेजेस का कंसेप्ट लेके आएगी सरकार, मिनिमम वेज पेमेंट। स्टेटूटरी राइट हो गया, ये उनका अधिकार हो गया। पहले कोई अधिकार नहीं था, पहले 10,000 रुपये यदि सरकार ने बोला है तो 8,000 रुपये भी दे रहे थे, तो उसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ये स्टेटूटरी जैसे ही राइट बना वैसे ही आप कोर्ट में जा सकते हैं, साहब ये मेरे को 10,000 रुपये मिनिमम जो आपने फ्लोर वेज घोषित किया है वो नहीं मिल दे रहे हैं, तो इसलिए आप मेरे को पैसे दिलाओ। अगला क्या है, एम्प्लॉयर मस्ट, अगला है एम्प्लॉयर मस्ट प्रोवाइड ऑल द वर्कर विद द फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। कि पहले क्या होता था, एम्प्लॉयर क्या होता था, मालिक क्या होता था, फैक्ट्री मालिक मजदूर को क्या अपॉइंटमेंट लेटर दे देता था, उसको लगता था बीमार होने वाला है तो उसको निकाल देता था, या फिर उसको लगता है किसी को कोई बीमारी है तो उसको सीधे निकाल देता था। लेकिन अब यदि आपके यहाँ कोई आदमी काम कर रहा है तो उसको सालाना आपको हेल्थ चेकअप कराना जरूरी है। और ये हेल्थ चेकअप के अंदर कोई बीमारी डायग्नोसिस होती है तो आपको इसको इंश्योरेंस के थ्रू उसका क्या हर्जाना भी देना पड़ेगा। इंश्योरेंस यदि आप करा रहे हैं तो कुछ हर्जाना देना नहीं पड़ेगा, यदि इंश्योरेंस नहीं करा रखा है तो आपको उसके अंदर पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो ये वाली एक अच्छी चीज है कि डायग्नोसिस तो हो जाएगा, एटलीस्ट चेकअप होगा। एनुअल, फ्री एनुअल चेकअप मालिक करवाएगा, फ्री एनुअल चेकअप मालिक करवाएगा तो उसके अंदर कोई बीमारी होगी तो उसका इलाज हो जाएगा। वरना वर्कर को तो सबसे एंड में पता चलता है जब वो बीमारी बहुत हाई लेवल पे निकल हो जाती है। तो टाइमली वेजेस, हर आदमी को टाइमली वेजेस देंगे। मैंडेटरी फॉर द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड टाइमली वेजेस, हर किसी को के टाइम पे तनख्वाह देनी जरूरी है, कोड ऑन वेजेस के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। प्रोवाइड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, कट वर्क स्ट्रेस, स्ट्रेस सब दूर हो जाएगा इससे। अगला क्या है, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ये बहुत अच्छी चीज है इसके अंदर, वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन। इन्होंने कहा हम जेंडर इक्वलिटी को लेके आएंगे नए कोड ऑन वेजेस के अंदर। तो इन्होंने बोला है कि हम कोड ऑन वेज, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इनके अंदर चारों के अंदर हम जेंडर इक्वलिटी लेके आएंगे। तो अगला सवाल ये आता है कि हमें तो फंडामेंटल राइट के अंदर, या आर्टिकल 14 के अंदर जेंडर इक्वलिटी मिली हुई है, तो यहाँ जेंडर इक्वलिटी की बात कैसे कर रहे हैं? क्या हमारे देश के अंदर जेंडर इक्वलिटी नहीं है अभी? तो उसके अंदर सीधा सा आंसर है कि हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमें जो मिले, लेकिन हर लॉ के अंदर अलग अलग चीजें डिफाइन है। कि आर्टिकल 19 के अंदर राइट टू ऑक्यूपेशन के अंदर क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस के तहत सरकार कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखी है। जैसे पहले क्या वुमेन को राइट नाइट के अंदर जॉब के लिए रेस्ट्रिक्शंस थी, लेकिन सरकार ने कोड ऑन, अब नए जो कोड आए उनके अंदर जो रेस्ट्रिक्शन सारी हटा दिए। तो वुमेन पूरी रात के अंदर चाहे जिस कंपनी के अंदर जॉब करना चाहे कर सकती है, लेकिन इसके अंदर शर्त है। वो शर्तें क्या है कि उस इंडस्ट्री को यह कंप्लायंस देनी पड़ेगी, वुमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सबसे बड़ी ये वाली बात है। वुमेन आर परमिटेड टू वर्क एट नाइट इन ऑल द टाइप ऑफ द वर्क अक्रॉस द ऑल द एस्टेब्लिशमेंट। देश के अंदर कोई भी तरीके की इंडस्ट्री के अंदर, कितनी भी तरीके की इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो हमारे देश के टेरिटरी के अंदर, उसके अंदर वुमेन को पूरी रात काम करने की आज़ादी मिली है। तो ये अच्छा एक रिवोल्यूशनरी कदम है। लेकिन इसके अंदर सब्जेक्ट टू, लेकिन अच्छी इससे अगली बात ये है कि सब्जेक्ट टू देयर कंसेंट एंड सेफ्टी मेजर्स। अब वो सेफ्टी मेजर्स के लिए कोई हाँ भरेगा ही नहीं तो रात को कोई एम्प्लॉयमेंट देगा ही नहीं, तो वुमेन वो डाक के तीन पात। कंप्लायंस बटन, अब कंप्लायंस बटन क्या है, सिंगल रजिस्ट्रेशन। पहले क्या हर स्टेट के अंदर अलग अलग फैक्ट्री एक्ट के अंदर अलग अलग इसके अंदर क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था। अब किसी को भी अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद में आपको कोई भी 10 जगह 20 जगह कंप्लायंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे आज के कोड ऑन वेजेस, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन सेफ सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन थे। ठीक है, इसके आगे देखते हैं क्या है। अब ये पूरे न्यूज़पेपर के अंदर आज के में यदि आप देखेंगे तो ध्यान से देखेंगे, कोड ऑन वेज, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन, कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। अब नई बात क्या है, ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। कोड ऑन वेजेस कब पास हुआ था? 2019 के अंदर, और सारे के सारे 2020 के हैं, और लागू हो रहे हैं 2025 के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर वही लिखा हुआ, हर किसी को मिनिमम तनख्वाह देनी पड़ेगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। हर किसी को अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी या वुमेन को, बिल्कुल मिलेगी।
सोशल सिक्योरिटी 40 करोड़ वर्कर की सोशल सिक्योरिटी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ग्रेचुइटी, ग्रेचुइटी एक क्वेश्चन, एक ये भी है इसके अंदर, ग्रेचुइटी अब 1 साल के बाद में मिलनी शुरू हो जाएगी। पहले 5 साल तक उस आदमी को वहां पे काम करना पड़ता था, तब ग्रेचुइटी बनती थी। अब 1 साल काम करो, आपको ग्रेचुइटी मिल जाएगी, अच्छी चीज है। एनुअल मैंडेटरी हेल्थ चेकअप फॉर द वर्कर, वर्कर का एनुअल मैंडेटरी हेल्थ चेकअप होगा। 100% हेल्थ सिक्योरिटी फॉर द वर्कर इन हजार्डस फैक्ट्री, ठीक है। अब अगला है, अगला आर्टिकल है सूजस से। सूजस के अंदर क्या है, ये तो पहले साल की स्कीम है। स्कीम के अंदर क्या है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। इसके अंदर मुख्यमंत्री आ गया, तो मतलब राजस्थान गवर्नमेंट की है। मंगला पशु बीमा योजना मतलब एनिमल्स की इंश्योरेंस है, मतलब पशुओं की इंश्योरेंस है, बीमा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर स्कीम ये है कि सरकार के 21 लाख पशुओं का बीमा करेगी। सबसे पहली बात, कितने लाख पशुओं की। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर क्वेश्चन क्या क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि सरकार का एम इस साल कितने, 21 लाख, कितने पशुओं का है हमारे इंश्योरेंस करने का, 21 लाख। फिर इसके अंदर क्या है, अलग अलग चीजें हैं कि बड़े जो पशु हैं, दुधारू हैं जो, वो को मैक्सिमम 2, गाय और भैंस, ठीक है। गाय भैंस या दोनों, 2 हो सकते हैं जिनका इंश्योरेंस करेंगे एक परिवार के पास। 10 बकरी, 10 भेड़ और 10 ऊंट के वंशज, इन सब का निशुल्क बीमा कराएगी। इनसे ज्यादा आपके पास है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। ये है इसके अंदर। तो कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा, 21 लाख पशुओं का। दुधारू कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। भेड़ कितनी हो सकती हैं, 10। बकरी कितनी हो सकती हैं, 10। और क्या, ऊंट कितने हो सकते हैं आपके पास, ऊंटों के वंश पशु 10। अगला बहुत अच्छा आर्टिकल है सूजस से। सूजस के अंदर क्या है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं हमारे राजस्थान में। क्या ये पहली, अब इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है इसके अंदर, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ पे आयोजित होंगे। पहला इसका आंसर है राजस्थान के अंदर। दूसरा इसका क्वेश्चन है, क्या राजस्थान में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आयोजित हो रहे हैं वो पहली बार आयोजित हो रहे हैं, बिल्कुल। दूसरा कथन ये आ सकता है। तीसरा कथन क्या आ सकता है, कितने खेल होंगे इसके अंदर, 24 खेल होंगे। कित सात सात शहरों में 7,000 से ज्यादा प्रतिभागी, तो 7 हमारे मेजर संभाग के ऊपर होंगे ये, आपको वैसे याद कर सकते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कितनी तारीख से, 24 नवंबर से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये राजस्थान के अंदर हो रहा है, पहली बार हो रहा है, ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी पहली बार हो रहा है, ठीक है। 23 पदक और एक प्रदर्शनी खेल है, तो मतलब 24 तरीके के खेल है। 23 तो इसके अंदर वास्तविक खेल खेले जाएंगे और एक एग्जीबिशन टाइप का होगा, ठीक है। तो 23 + 1 24। अब इसके अंदर क्या, 4 नए गेम ऐड किए गए इस बार, पहली बार। वो 4 गेम कौन से, बीच वॉलीबॉल, बीच वॉलीबॉल, साइकिलिंग, उसके अलावा क्या है, केनोइंग और कियाकिंग। ये 4 गेम इसके अंदर ऐड किए गए हैं। केनोइंग और कयाकिंग, ये दोनों नौकायन से रिलेटेड गेम है, ठीक है। इसके अंदर जयपुर के अंदर भी गेम होंगे। खो खो इसके अंदर एक प्रदर्शन गेम होगा, ठीक है। इसके अंदर जयपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर के हमारे के सारे सारे के संभाग हो गए। अब आगे मुख्य संभाग 7 शहरों में खेले जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट आयोजन है इस बार स्पोर्ट्स का राजस्थान के लिए, तो आपको ये याद होना चाहिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार कहाँ पे होंगे, राजस्थान। राजस्थान के अंदर पहली बार हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। कौन से 4 नए गेम है, केनोइंग, केनाइंग, बीच वॉलीबॉल और साइकिलिंग, ठीक है। ये सातों संभाग के ऊपर होगा। इसके अंदर एक टैगलाइन है, ये एक बार देख लो आप, चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। चलो आगे बढ़ो राजस्थान, जीत लो सारा हिंदुस्तान। और खम्मा घड़ी देश भर में खिलाड़ियों का स्वागत करेंगे, खम्मा और घड़ी, ठीक है। आगे क्या है, इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, आगे इंपॉर्टेंट न्यूज है, मिस यूनिवर्स का ताज मैक्सिको की फातिमा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहली बात तो मिस यूनिवर्स चुनी गई है, कौन से देश की चुनी गई है, मैं फॉर मिस और मैं फॉर मैक्सिको, ठीक है। अगला क्या है, कौन है, फातिमा, ठीक है। 3 तो ये हो गए, मिस यूनिवर्स, फातिमा, मैक्सिको। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है इनकी लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में क्या है, इनको पहले बचपन में डिसेबिलिटी थी। डिसेबिलिटी होने के बावजूद किसी इंसान का डिसेबिलिटी से निकलना और उसके बाद में इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को साबित करना, ये ह्यूमन नेचर के अंदर बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हम किसी भी समस्या को ओवरकम करके अपनी जिंदगी के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद करना ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, तो मैक्सिको, फातिमा, इंटर और ये क्या है, मिस यूनिवर्स, ठीक है।
आगे का नया लेबर कोड लागू, नियुक्ति पत्र, न्यूनतम वेतन की गारंटी, 1 साल में ग्रेचुइटी। तो ग्रेचुइटी कितने साल में देनी जरूरी है? जो 5 साल में पहले मिलती थी अब वो 1 साल में मिलेगी। नियुक्ति पत्र अपॉइंटमेंट लेटर देना जरूरी है, 1 साल में ग्रेचुइटी लेनी देनी, न्यूनतम वेतन आपको देना जरूरी है। महिलाओं को क्या है, जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है। ओवर टाइम के लिए दुगुना वेतन, 40 की उम्र के बाद हुए सालाना मेडिकल चेकअप अनिवार्य, इन वर्गों के लिए विशेष इंतजाम। गीग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर के बीमा, सब कुछ सामाजिक क्या है। खनन, टेक्सटाइल थी। आगे क्या होगा, आर्थिक दृष्टि से खतरनाक, न्यूनतम वेतन की गारंटी, ये सब आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो हमने इंडियन एक्सप्रेस में कवर किया वही दोबारा से यहाँ पे आ गया। ये आज का सबसे बड़ा टॉपिक है। ये दोबारा वही आ गया, मजदूर जैसे मजदूरी संहिता, वेज कोड, ठीक है। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता, सोशल सिक्योरिटी कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तीसरा औद्योगिक संबंध संहिता, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन। चौथा क्या है, व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य, कोड ऑन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। तो हमें ये चार के नाम तो 100% याद रखने हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आएंगे। एक 2019 का और 3 2020 के हैं। कोड ऑन वेज सबसे पहले तनख्वाह की बात हुई थी, इसलिए 2019 का है। मंगला पशु बीमा योजना, वही जनाधार, 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। इसके अंदर 2 दुधारू गाय या भैंस दो सकती हैं, 10 बकरी, 10 भेड़, 10 ऊंटों के वंशज हो सकते हैं, और सरकार ने इसको लागू कर दिया है, ठीक है। अब एक और इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर सबसे बड़ी न्यूज क्या है, G20 समिट स्टार्ट हो गया। G20 समिट इस साल कहाँ हो रहा है? G20 समिट हो रहा है साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के कौन से शहर में हो रहा है? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के अंदर इस बार का G20 समिट हो रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, G20 समिट इस बार का कहाँ हो रहा है? साउथ अफ्रीका के अंदर। साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग के अंदर। और इससे भी इंपॉर्टेंट ये आजकल जिस तरीके से पैटर्न चेंज हो रहा है आरपीएससी का, तो आपसे ये भी पूछ सकता है इनमें से कौन सी कंट्री G20 का मेंबर नहीं है। तो G20 के मेंबर याद करने के लिए आपको मैप याद होना चाहिए इंटरनेशनल रिलेशन का। तो मैप के अंदर हम देखेंगे तो सबसे ऊपर नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर तीनों सबसे बड़ी कंट्री, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। लैटिन अमेरिका मतलब दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका के अंदर 2 कंट्री सबसे बड़ी, अर्जेंटीना और ब्राजील। फिर बाद में यूरोप के अंदर 4 जो मेजर शक्तियां हैं यूरोप की, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इटली, फ्रांस और यूके, ये 4 बड़ी शक्तियां यूरोप की, और यूरोपियन यूनियन। अफ्रीका के अंदर सिर्फ साउथ अफ्रीका, जहां पे जोहान्सबर्ग में हो रही है, और एक अफ्रीकन यूनियन। फिर आपने याद बात करते हैं मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट के अंदर मतलब मध्य एशिया। मध्य एशिया के अंदर 2 बड़ी कंट्रियां कौन सी है? एक तो तुर्की और एक सऊदी अरब। सऊदी अरब के बाद एशिया। एशिया के अंदर बात करते हैं तो चाइना, रशिया, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया। जो पास पास है उनका नाम एक साथ ले रहा हूँ, कोरिया जापान एक साथ, रशिया चाइना एक साथ, इंडिया इंडोनेशिया एक साथ, और नीचे ही नीचे ऑस्ट्रेलिया। तो ये 20 कंट्री प्लस अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, ये इसके मेंबर है। तो आपसे ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा मेंबर नहीं है। यदि आपको मैप दे रखा है, मैप देख रखा है इंटरनेशनल रिलेशन का, वर्ल्ड मैप देख रखा है, तो उसके अंदर आसानी से आप इसको देख सकते हैं। बचपन में डिस्लेशिया से जूझी मिस यूनिवर्स। तो मिस यूनिवर्स कौन बनी है? मिस यूनिवर्स बनी है फातिमा। फातिमा कहाँ की है? मेक्सिको की है। हमने देख लिया G20 कहाँ पे आयोजित हो रहा है, जोहान्सबर्ग के अंदर। अब लिटरेचर से रिलेटेड सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है, तो सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार, इस बार का हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को दिया है। तो विनोद कुमार को दे दिया। विनोद कुमार हीरो से याद कर सकते हैं, विनोद कुमार को लिटरेचर का इस बार पुरस्कार दे दिया। कौन सा पुरस्कार दिया? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला क्वेश्चन क्या है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे हो रहा है? तो हमें याद होना चाहिए इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इस बार पणजी के अंदर हो रहा है। दूसरा इसके अंदर ये याद आना है कि 56 हुआ है। तीसरा इसके अंदर पर्सनल एग्जीबिशन के अंदर काकोरी और आईजोस को शो किया गया है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो यही बनता है, इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 कहाँ पे हो रहा है? तो गोवा, पणजी। तो गोवा पणजी का नाम आया तो एक चीज बता दो कि वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप भी गोवा पणजी में ही चल रही है, जिसको फीडे ने ऑर्गेनाइज किया है, और परसों इसका फाइनल है। तो जो जीतेगा वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो पणजी 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, ठीक है। तो ये था आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे।
तो हमने सारे न्यूज़पेपर कवर किए हैं, दैनिक भास्कर, पत्रिका, उसके अलावा हमने कवर किया इंडियन एक्सप्रेस और सूजस, जो हमारे लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब मिलेंगे, हम मंडे को मिलेंगे आप सभी के साथ, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।